Good evening, everyone. So today we are starting with the topic that is demography. So कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के लास्ट जो सेशन लाइव मैंने किया था उसमें मैंने एक्सप्लेन किया था कि एपिडेमियोलॉजी की क्या है, उसके इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, स्टेप्स, एम्स, यूजेस एंड मैनेजमेंट ऑफ एपिडेमियोलॉजी एंड लास्ट जो मैंने एक्सप्लेन किया था वो था मेथड्स ऑफ एपिडेमियोलॉजी। सो इस सेशन में जो हम आपको एक्सप्लेन करूँ दैट इज डेमोग्राफी, जो एक इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है और बीएससी के स्टूडेंट्स के लिए, जीएनएम के स्टूडेंट्स के लिए और जो पोस्ट बेसिक स्टूडेंट्स हैं, मतलब कि जो सभी नर्सिंग कोर्सेज हैं, कोई भी अदर डिप्लोमा और डिग्री है, सभी में ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक रहता है। और इंडिया के जो हेल्थ सिस्टम है उसमें भी एक इम्पोर्टेंट पार्टिसिपेशन इस टॉपिक का हमेशा ही रहता है। ओके, सो फर्स्ट जो है इसमें मैं आपको बताऊंगा इसकी इंट्रोडक्शन, व्हाट इज डेमोग्राफी। थोड़ा सा मैं ब्रीफली इसके बारे में आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि क्या होती है डेमोग्राफी, क्या है। सो डेमोग्राफी क्या है? सो डेमोग्राफी इज द, मैं थोड़ी सी डेफिनेशन की बात करता हूँ। डिफाइंड एज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द ह्यूमन पॉपुलेशन and which includes the study of changes in population size, its composition and distribution. So as a whole अगर हम देखें, सिंपल वर्ड्स अगर हम देखें तो डेमोग्राफी क्या है? ये ह्यूमन पॉपुलेशन की स्टडी है। इसमें क्या किया जाता है, ह्यूमन पॉपुलेशन है जो दैट मीन्स इसमें अलग अलग जो टर्मिनोलॉजीज आती हैं, अलग अलग जो इसकी सब क्लासिफिकेशन आती हैं ह्यूमन पॉपुलेशन में, जैसे कि रिलीजन है, कल्चर के अकॉर्डिंगली लोग कैसे कैसे डिफरेंट लोग जो है सोसाइटी में पॉपुलेशन में एग्जिस्ट करते हैं, मेल्स कितने हैं, फीमेल्स कितने हैं, अंडर 5 कितने हैं, मिडिल एज कितने हैं, सीनियर सिटीजन कितने हैं, किस रिलीजन के कितने लोग हैं। ओके, और सो ये सारे जो है कुछ एक टर्म्स हैं। लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या है, डेंसिटी ऑफ द पॉपुलेशन क्या है, ठीक। सो एमएमआर क्या है, आईएमआर क्या चल रहा है, लोगों का हेल्थ स्टेटस क्या है। सो ये मतलब कुछ एक टर्म्स हैं जिनको हम स्टडी करते हैं। दैट मींस एज अ होल डेमोग्राफी जो है वो स्टडी है ह्यूमन पॉपुलेशन, ओके, किसी भी एक एरिया की स्टडी। ओके, दूसरा है इसमें हम क्या स्टडी कर सकते हैं, पॉपुलेशन का साइज। साइज भी हम चेक करते हैं, उसके बारे में मैंने आपको बता दिया पॉपुलेशन का साइज क्या होता है। कंपोजिशन, कंपोजिशन के बारे में मैंने बता दिया, जैसे कि मेल फीमेल्स और एंड ऑल दैट सभी आ जाते हैं। और डिस्ट्रीब्यूशन, इस एरिया में पॉपुलेशन कितनी ज्यादा है कितनी कम है। ओके, सो इनको हम डिटेल में स्टडी करेंगे आगे चल के। सो ये था एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ द डेमोग्राफी। सेकंड जो मेन इसमें टॉपिक आता है दैट इज डेमोग्राफिक साइकिल। एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है डेमोग्राफी का, डेमोग्राफिक साइकिल। सो देखिए, जैसे भी पूरे वर्ल्ड में पॉपुलेशन चल रही है, पॉपुलेशन का जो ट्रेंड चल रहा है वो कुछ एक स्टेजेस से होके गुजर रहा है। कहीं पे पॉपुलेशन ज़्यादा है, कहीं पे पॉपुलेशन जो है वो कम है। ओके, सो जहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा है या कम है उनको डेमोग्राफी के अंडर हम डिवाइड करते हैं कुछ एक स्टेजेस में। तो फर्स्ट इसमें कुछ एक स्टेजेस आती हैं, जैसे कि 5 स्टेजेस हम मान के चलते हैं वर्ल्ड में चल रही हैं। ठीक है, सो जैसे कि इनके नाम मैं पहले बता देता हूँ। हाई स्टेशनरी स्टेज है, ओके। सेकंड इज द अर्ली एक्सपेंडिंग, third is the late expanding, fourth is the low stationary, and last one is the declining stage. Okay, so अलग अलग जो कंट्रीज हैं जो वर्ल्ड में हैं उनके डिपेंडिंग अपॉन देयर पॉपुलेशन साइज, सो वो अलग अलग कैटेगरीज में आती हैं। ओके, सो फर्स्ट जो है दैट इज हाई स्टेशनरी स्टेज। ओके, तो हाई स्टेशनरी क्या है, पहले मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ बता देता हूँ, अगर आपने नोट करना है आप साथ साथ नोट भी कर सकते हैं। इन दिस देयर इज नो चेंज इन द साइज ऑफ द पॉपुलेशन ड्यू टू द हाई बर्थ रेट एंड हाई डेथ रेट विच नलीफाई ईच अदर इफेक्ट। ओके, सो इसमें क्या है, हाई स्टेशनरी मतलब ज्यादा है, स्टेशनरी है, स्टेबल है, पॉपुलेशन इंक्रीज नहीं हो रही। क्यों? क्योंकि दोनों ही चीजें ज्यादा है, हाई बर्थ रेट है और डेथ रेट है जो वो भी हाई।
ठीक है। सो दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को जो है वो कैंसिल कर देते हैं, तो पॉपुलेशन जो है वो हाई स्टेशनरी उसको कहा जाता है। दोनों ट्रेंड्स जो पॉपुलेशन में बर्थ रेट था वो भी ज़्यादा था, लेकिन डेथ रेट वो भी ज़्यादा था, और दोनों इक्वल थे। सो दोनों ने एक दूसरे के इफेक्ट को निल कर दिया, तो पॉपुलेशन में कोई चेंज नहीं आया। सो इसी वजह से इसे बोलते हैं हाई स्टेशनरी स्टेज। ओके, so second one is the early expanding. Early expanding क्या है? In this stage there is some increase in the population because death rate begins to decline while the birth rate remains unchanged. देखिए इसमें दो क्वांटिटीज हैं जो मैं आपको साइकिल समझा रहा हूँ, इसमें हम बर्थ रेट और डेथ रेट को ही देखते हैं। किसी में बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों ज्यादा हैं, लेकिन दोनों बराबर हैं, तो इसलिए पॉपुलेशन चेंज नहीं हो रही। एक में बर्थ रेट चेंज नहीं हो रहा, तो डेथ रेट जो है वो डिक्लाइन होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, सो उसके कारण पॉपुलेशन इंक्रीज हो जाती है। जैसे कि हम दो रैंडम क्वांटिटीज ले लें, तो दो क्वांटिटीज में से पहले दोनों बराबर थी, ठीक है, तो कोई चेंज नहीं था। लेकिन अब जो है एक क्वांटिटी चेंज नहीं हुई लेकिन दूसरी कम हो गई, तो जो पहले वाली क्वांटिटी थी वो ऑब्वियस सी बात है कि उसका इफेक्ट जो है वो दिखना लग जाएगा। दैट मीन्स जैसे कि हम अर्ली एक्सपेंडिंग में बात कर रहे हैं, ठीक है, सो इसमें क्या है, बर्थ रेट जो है वो चेंज नहीं होता, लेकिन डेथ रेट है वो डिक्लाइन कर जाता है। दैट मीन्स जो बर्थ रेट है वो चेंज ना होते हुए भी उसका इफेक्ट ज्यादा है। दैट मीन्स पॉपुलेशन का साइज बढ़ जाता है। सो इसीलिए स्टेज को बोलते हैं early expanding. Okay, so in that case there will be a rise in the population. Okay, so world population जो थी वो 17 to middle of the 19th century, ठीक है, वो इस स्टेज में चल रही थी। नेक्स्ट इज द लेट एक्सपेंडिंग। सो इसमें क्या है, इन दिस स्टेज बर्थ रेट डिक्लाइन एंड द डेथ रेट फर्दर डिक्रीज। ठीक है, सो इसमें क्या है, बर्थ रेट जो है वो थोड़ा सा कम हो जाता है, ठीक है, और जो डेथ रेट है वो उससे भी ज्यादा, जो हम अर्ली एक्सपेंडिंग में जो मैंने आपको बताया उससे भी ज्यादा कम हो जाता है। ठीक है, तो ए नंबर ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज जो हैं वो इसमें इस स्टेज में जो है चल रही हैं, जिनमें बर्थ रेट थोड़ा सा डिक्लाइन होता है लेकिन डेथ रेट उससे भी ज्यादा डिक्लाइन होता है। नेक्स्ट इज द लो स्टेशनरी। फोर्थ stage is the low stationary. So in this stage, both birth rate and death rate are low and negate effect of each other and no population change. ठीक है, सो इसको हम बोलते हैं लो स्टेशनरी। देखिए जैसे हाई स्टेशनरी थी उसमें बर्थ रेट भी ज्यादा था और डेथ रेट भी ज्यादा था। ठीक है, तो दोनों ज्यादा होने की वजह से दोनों ने लेकिन दोनों बराबर थे। ठीक है, थे तो ज्यादा लेकिन दोनों बराबर थे, इसलिए किसी का इफेक्ट शो नहीं हुआ। ठीक है, और इसमें क्या है, दोनों कम है, बर्थ रेट भी कम है और डेथ रेट भी कम है, तो इसलिए फिर से इन्होंने एक दूसरे के इफेक्ट को वो कैंसिल कर दिया, किसी का इफेक्ट शो नहीं हुआ। सो फर्दर देयर इज नो चेंज इन द पॉपुलेशन, सो इसीलिए इसको बोलते हैं लो स्टेशनरी। ओके, एंड लास्ट वन इज डिक्लाइनिंग स्टेज। सो डिक्लाइनिंग स्टेज क्या होती है? इन दिस स्टेज बर्थ रेट इज लोअर देन द डेथ रेट एंड देयर इज अ नेगेटिव ग्रोथ इन द पॉपुलेशन। सो सीधी सी बात है, अगर बर्थ रेट डेथ रेट से भी कम हो जाएगा, दैट मीन जितनी पॉपुलेशन हमें चाहिए वो पॉपुलेशन जो है कंट्री में होगी ही नहीं, सो देयर विल बी अ नेगेटिव पॉपुलेशन। ओके, सो अभी बहुत सारी कंट्रीज ऐसे हैं, जैसे कि इंडिया है, सेकंड नंबर पे आ रहा है, ठीक है, पूरे वर्ल्ड में। सो पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा नहीं है, अबाउट 135 करोड़ पॉपुलेशन जो है इंडिया की चल रही है। ठीक है, अभी और भी इंक्रीज होगी। सो रिसेंट ट्रेंड्स को देखना पड़ेगा, लेकिन इंडिया को ऐसे स्टेजेस की जरूरत है जिसमें पॉपुलेशन डिक्रीज हो, तो उसमें क्या काम आएगा, कंसेप्ट जो हैं जैसे कि फैमिली प्लानिंग के, स्मॉल फैमिली नॉर्म्स के। ठीक है, सो स्मॉल फैमिली नॉर्म्स जो है वो इंडिया का एक बहुत ही बेहतरीन कंसेप्ट काफी टाइम पहले इंडिया ने स्टार्ट किया था, इनिशिएटिव एक बहुत अच्छा था। ठीक है, जिसके चलते, ठीक है, सो जिसके चलते जो है आगे इसको फॉलो अप किया गया, लेकिन अभी भी इसकी ज़रूरत है कि पूरा कंट्री और जो एलिजिबल कपल्स हैं, ठीक है, सो प्रॉपरली इनको फॉलो करे ताकि इंडिया का जो पॉपुलेशन है उसको स्टेबलाइज किया जा सके। ठीक है, सो अभी भी जो पॉपुलेशन है उसको जो कंट्रोल करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो कंट्री में बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स चल रहे हैं जो पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए लगे हुए हैं। ठीक है, सो दैट वाज अबाउट द डेमोग्राफिक साइकिल। और इन द लास्ट स्टेज जो डिक्लाइनिंग स्टेज थी, इसमें पॉपुलेशन जो है कम हो जाती है। ठीक है, क्योंकि बर्थ रेट जो है वो डेथ रेट से भी कम है, सो दैट इज डिक्लाइनिंग स्टेज। ठीक है,
सो नेक्स्ट हम आते हैं कंसेप्ट्स ऑफ डेमोग्राफी, दैट वाज अबाउट द डेमोग्राफिक साइकिल। नेक्स्ट इज कंसेप्ट्स ऑफ डेमोग्राफी। सो कंसेप्ट्स क्या हैं? कुछ एक कंसेप्ट जो है वो जैसे कि इसमें आ जाते हैं, बर्थ रेट है, डेथ रेट है, ये मैंने आपको एपिडेमियोलॉजी में भी समझाए थे, तो ये डेमोग्राफी में भी एग्जिस्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि इससे हम पॉपुलेशन को स्टडी कर सकते हैं। बर्थ रेट बताता है कि कितने नए जो मेंबर्स हैं वो पॉपुलेशन में ऐड हो गए, और डेथ रेट बताता है कि कितने जो पॉपुलेशन में मेंबर्स थे उनकी डेथ हो गई और वो पॉपुलेशन में से पॉपुलेशन में अब एग्जिस्ट नहीं करते। ठीक है, सो ये दो मेन कंसेप्ट पहले आते हैं। ठीक है, सो इसके अलावा भी बहुत सारे कंसेप्ट हैं, हम इनको कंसेप्ट बोल रहे हैं, बेसिक कंसेप्ट हैं, बेसिक टूल्स बोल रहे हैं। ठीक है, सो ये आते हैं। सो बर्थ रेट क्या है? हमें पता ही है, टोटल नंबर ऑफ बर्थ जो है वो कितने हुए और एस्टिमेटेड मिड ईयर पॉपुलेशन कितनी होती है, इंटू 1000 करेंगे तो हमारे पास जो है बर्थ रेट आ जाएगा। और डेथ रेट क्या है? द नंबर ऑफ डेथ्स फ्रॉम ऑल कॉजेज ड्यूरिंग 1 ईयर फॉर 1000 पर्सन अलाइव इन द मिडल ऑफ द ईयर। ठीक है, सो दैट विल बी द ट्रू डेथ रेट। ओके, प्योर डेथ रेट हमारे पास आ जाएगा। इनका मतलब ये जो कंसेप्ट है, मतलब ये है कि हम किन किन चीजों को, पॉपुलेशन की किन किन चीजों को स्टडी करते हैं। ठीक है, सो कौन कौन से कंसेप्ट हैं जिनको हम स्टडी करते हैं और आगे चल के वो बेस बनते हैं डेमोग्राफी का। सो नेक्स्ट इज फर्स्ट था बर्थ रेट, सेकंड वाज द डेथ रेट, नेक्स्ट इज इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। सो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जो है वो किसी भी कंट्री के हेल्थ सिस्टम में बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, जो वहाँ के इन्फेंट्स है, किसी भी कंट्री के इन्फेंट्स हैं, ये उनसे जुड़ा होता है। ठीक है, और किसी भी कंट्री का जो हेल्थ स्टेटस है वो उस पर डिपेंड करता है कि उसका इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या चल रहा है। ठीक है, सो इसकी डेफिनेशन क्या रहेगी? नंबर ऑफ इन्फेंट हु डाई बिफोर द फर्स्ट बर्थडे फॉर एवरी 1000 लाइफ। अपने एक साल बर्थ के एक साल के भीतर जो डेथ्स जो है बच्चों की जिनकी हो जाती है, उनको हम इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट में इंक्लूड करते हैं। ठीक है, सो 0 to 1 जो है हम इनको इंक्लूड कर लेते हैं। ठीक है, सो दैट इज ऑल्सो अ इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट इन डेमोग्राफी। नेक्स्ट इज द लाइफ एक्सपेक्टेंसी। मेरे ख्याल में ये जो कंसेप्ट हैं उनमें से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है लाइफ एक्सपेक्टेंसी। इसका मीनिंग क्या होता है, पहले मैं आपको थोड़ी सी डेफिनेशन बता देता हूँ इसकी। सो द एवरेज नंबर ऑफ ईयर दैट एन इंडिविजुअल कैन एक्सपेक्ट टू लिव लाइफ। ओके, सो दो टर्म्स होती हैं, वन इज द लाइफ एक्सपेक्टेंसी एंड सेकंड इज द लाइफ स्पैन। स्टूडेंट्स मेनली जो है बड़ी बार कंफ्यूज हो जाते हैं, कई बार एग्जामिनर जो है वो पूछ लेता है दैट इज व्हाट इज लाइफ स्पैन। ठीक है, एंड सेकंड उसका क्वेश्चन था व्हाट इज लाइफ एक्सपेक्टेंसी। तो उसमें बहुत ज्यादा जो है कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं। कंफ्यूज इसलिए हो जाते हैं क्योंकि दोनों का मीनिंग उनको सेम लगता है, सेम नहीं है। ठीक है, सो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो होती है वो एक कंट्री की हम एवरेज ईयर्स ऑफ जो है एक पर्सन की निकालते हैं। ठीक है, कि मान लीजिए इंडिया है, उसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी अलग होगी, अमेरिका की अलग होगी, अलग अलग कंट्रीज की लाइफ एक्सपेक्टेंसी बेस्ड ऑन द एनवायरनमेंट ऑफ दैट कंट्री, द मेडिकल सर्विसेज अवेलेबल, द इम्यूनिटी ऑफ द पीपल। बहुत सारे जो कंसेप्ट हैं वो देखते हैं, बहुत सारे रिसोर्सेज को देख के, कंडीशंस को देख के लाइफ एक्सपेक्टेंसी की एक एवरेज वैल्यू निकाली जाती है। उसका मतलब ये होता है कि किसी भी कंट्री में, ठीक है, जो वहाँ के लोग हैं, कोई भी एक इंडिविजुअल जो है, ठीक है, या सारे के सारे इंडिविजुअल कितनी एवरेज लाइफ वो जिंदा रहते हैं। अगर मैं सिंपल शब्दों में आपको बताऊं तो एक कंट्री के लोग, ठीक है, वो कितनी देर जिंदा रह सकते हैं, कितने साल तक जिंदा रहते हैं एवरेज। ये एक इंडिविजुअल के नहीं होता, ये सभी इंडिविजुअल्स के लिए होता है। तो उसको बोलते हैं लाइफ एक्सपेक्टेंसी। मान लीजिए इंडिया में अब अप्रॉक्सीमेटली मेरे ख्याल से 65 और 66 नियर अबाउट यहाँ पे जो है लाइफ एक्सपेक्टेंसी चल रही है। ठीक है, लेकिन अभी भी ये रिसेंट ट्रेंड्स हमें चेक करने पड़ेंगे कितना चल रहा है। आई थिंक 67 भी हो सकती है, तो ये आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं, या वैसे जो गवर्नमेंट की साइट्स हैं उस पर चेक कर सकते हैं डेटा। तो मैं एक आपको आइडिया दे रहा हूँ। ठीक है, सो इतनी हो सकती है इंडिया में। इसका मतलब क्या है कि इंडिया में एक आदमी जो है वो 65 और 66 ईयर एवरेज जो है वो जिंदा रहता है। इसका मतलब ये नहीं है कोई कोई आदमी 80 ईयर्स तक जिंदा नहीं रह सकता, या कोई 40 में जिसकी डेथ हो जाएगी कुछ ऐसे हैं, या 60 में हो जाएगी, ऐसा नहीं होता। ठीक है, सो ये एक एवरेज होती है। इसके आगे भी पर्सन जो है जिंदा रह सकते हैं और इससे पहले भी लोगों की डेथ हो सकती है, लेकिन ये एक एवरेज होता है।
based on the various components. Okay, so that is life expectancy. और अगर हम बात करें लाइफ स्पैन की, तो लाइफ स्पैन जो होता है वो होता है इंडिविजुअल के लिए, ठीक है। जैसे अलग अलग इंडिविजुअल्स हैं, आप हैं, मैं हूँ, ठीक है। इंडिविजुअल, सिंगल इंडिविजुअल के लिए लाइफ स्पैन होता है, मतलब कि एक इंडिविजुअल अपनी जिंदगी में कितने साल तक जिंदा रहा। मान लीजिए कोई पर्सन है वो 70 साल तक किया, उसका लाइफ स्पैन 70 ईयर्स होगा, ठीक है। कोई 75 का तो 75 हुआ, उसका 65 और 66 नहीं होगा। दैट इज लाइफ एक्सपेक्टेंसी, और ये सभी के लिए सेम होता है। ओके, उसके आगे आगे कोई जी वो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, पहले डेथ हो जाए तो वो भी इंक्लूड नहीं है लाइफ एक्सपेक्टेंसी में। लेकिन अगर लाइफ स्पैन है, मान लीजिए किसी की डेथ 40 ईयर्स में हो जाती है, तो उसका लाइफ स्पैन 40 ईयर्स ही होगा, ठीक है। और अगर किसी की 90 ईयर्स में होती है तो उसका लाइफ स्पैन 90 ईयर्स होगा। सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन लाइफ स्पैन एंड लाइफ एक्सपेक्टेंसी। सो लाइफ एक्सपेक्टेंसी की डेफिनेशन आपको मैंने बता दी है, ठीक है। और दूसरी अगर कंडीशंस की बात करें लाइफ एक्सपेक्टेंसी में, तो इसमें हम फैक्टर्स जो हैं कुछ चेक करते हैं, जैसे कि फूड, हाउसिंग, क्लोथिंग, मेडिकल केयर अवेलेबल। मैंने आपको जैसे पहले ही बताया, अगर हम इंडिया में अपनी जो प्रॉब्लम्स चल रही हैं, जैसे फूड अडल्ट्रेशन की प्रॉब्लम है, इम्यूनिटी लोगों की है जो उसके रिलेटेड प्रॉब्लम, मेडिकल सर्विसेज की प्रॉब्लम है, अगर हम इनको बेस्ट कर लें, अपना और पार्टिसिपेशन देके गवर्नमेंट इनको और इम्प्रूव करे, प्रमोट करे, तो हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी और इंक्रीज हो सकती है, ठीक है। कुछ कंट्रीज हैं जिनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी बहुत ज़्यादा है, कुछ ऐसी हैं जिनकी बहुत कम है, ठीक है। तो इंडिया जो है, हम इंडिया की बात करें, ठीक है, तो उसमें हम और ज़्यादा कोशिश कर सकते हैं, प्रमोट कर सकते हैं। ओके, सो नेक्स्ट इज द लाइफ स्पैन। लाइफ स्पैन वैसे तो मैंने आपको बता दिया, इसकी डेफिनेशन बता देता हूँ। द मैक्सिमम एज दैट ह्यूमंस कुड रीच अंडर ऑप्टिमम कंडीशन, द ईयर दैट एन इंडिविजुअल एक्चुअली लिव्स। जैसे मैंने आपको पहले बताया, जैसे इसके लास्ट दो चार वर्ड्स में इसका मीनिंग था, एक्चुअल में कितनी एज तक आदमी है जो, ठीक है, सो वो जिंदा रहता है, तो उसको बोलते हैं हम लाइफ स्पैन। ओके, नेक्स्ट इज द नेचुरल इंक्रीज। सो एक कंसेप्ट ये भी है नेचुरल इंक्रीज का। सो नेचुरल इंक्रीज क्या है? द लिमिटेड नीड और सरप्लस ऑफ द बर्थ्स ओवर डेथ्स इन ए गिवन कंट्री फॉर अ पर्टिकुलर ईयर। नेचुरल इंक्रीज का मतलब है, हम मान के चलते हैं कि इतनी पॉपुलेशन एक साल में बढ़ जाती है, ठीक है, एवरेज बढ़ जाती है। लेकिन जब जो है बर्थ्स जो है डेथ से सरप्लस हो जाते हैं, उससे इंक्रीज हो जाते हैं, ठीक है, जितने नॉर्मल चलते थे उससे इंक्रीज हो गए, दैट मीन्स देयर इज इंक्रीज इन द पॉपुलेशन एंड दैट इज नेचुरल इंक्रीज, उसको बोल देते हैं जब डेथ से बर्थ जो है वो बढ़ जाते हैं, ठीक है, दैट विल बी द नेचुरल इंक्रीज। नेक्स्ट इज द इमिग्रेशन and emigration. These are the two concepts, the demography, immigration and emigration. So these are also confusing. बड़ी बार स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। जब मैं कई बार वाइवा लेता तो उसमें स्टूडेंट्स की यही प्रॉब्लम रहती है, इमिग्रेशन और एमिग्रेशन में कंफ्यूज हो जाते हैं। सो फर्स्टली मैं इमिग्रेशन के बारे में बता देता हूँ। सो इमिग्रेशन की डेफिनेशन है द मूवमेंट ऑफ द पीपल इनटू अ सोसाइटी। इमिग्रेशन कैन लीड टू एन इंक्रीज इन द पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री, ठीक है। सो मैं बेसिकली आपको बताऊं तो इसके वर्ड में ही इसका मीनिंग है। इमी मतलब हम ये कह सकते हैं आना, और एमी मतलब है जाना। सो पॉपुलेशन में जो आता है, ठीक है, जैसे कोई पर्सन बाहर से हैं, कनाडा और किसी और कंट्री से हैं, अगर वो पॉपुलेशन में इंक्रीज होता है उनके आने से, ठीक है, वो हमारी कंट्री में विजिट करते हैं, आते हैं, रहते हैं, ठीक है, सो दैट विल बी इमिग्रेशन, ठीक है। और एमिग्रेशन होता है जाना, कोई इंडिया से पर्सन जा रहा है किसी दूसरी कंट्री में, तो दैट विल बी एमिग्रेशन, ठीक है। मतलब एक पॉपुलेशन को, सिर्फ एक कंट्री ही नहीं, ठीक है, सो हम ऐसे ऐसे डील कर सकते हैं कि कोई पर्सन अगर पॉपुलेशन में इंक्लूड हो रहा है तो वो इमिग्रेंट है, और अगर वो पॉपुलेशन को, उसको एक स्पेसिफाइड पॉपुलेशन को छोड़ के जा रहा है तो वो एमिग्रेंट है। ओके, सो हम इमिग्रेशन को इमी मतलब आने से और एमी मतलब जाने से, ठीक है, ऐसे करके हम याद रख सकते हैं। तो कॉमन सेंस की बाकी बात है कि इमिग्रेशन में अगर कोई पर्सन आ रहा है तो वो वही मतलब है कि पॉपुलेशन में इंक्रीज होगा, और एमिग्रेशन में अगर कोई जा रहा है तो वही है कि पॉपुलेशन में डिक्रीज हो जाएगा। ओके, so that is about the immigration and emigration. Okay, so these were the basic concepts in the demography. So next are the demographic trends in India.
कुछ एक ट्रेंड्स जो हैं वो डेमोग्राफी के रिलेटेड जो हैं इंडिया में वो पॉपुलर हैं। ठीक है, क्या क्या ट्रेंड्स चलते हैं, हम किन किन चीज़ों को स्टडी करते हैं, कौन कौन से आगे ट्रेंड्स चलते हैं जो मेनली इसमें डील किया जाता है। इसमें फर्स्ट जो आता है दैट इज एज एंड सेक्स कंपोजिशन। सेकंड जो है दैट इज सेक्स रेशियो। ठीक है, इसमें आ जाता है डिपेंडेंसी रेशियो। ठीक है, मैं इनको सभी को एक्सप्लेन कर दूंगा। डेंसिटी ऑफ द पॉपुलेशन आ जाता है, फैमिली साइज आ जाता है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी आ जाता है, एंड अर्बनाइजेशन आ जाता है। ओके, सो दीज आर द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स। सोशल इश्यूज भी हैं कई इसमें जो हमारे ट्रेंड्स हैं डेमोग्राफी में, इसलिए इनको डेमोग्राफिक ट्रेंड्स में इंक्लूड किया जाता है। इनको बार बार स्टडी करते रहते हैं। ये ऐसे ट्रेंड्स हैं जिनको टाइम टू टाइम हमें इनके रिलेटेड जो रिजल्ट्स हैं उनको चेक करके रखना पड़ता है, क्योंकि इन्हीं पे डिपेंड करता है आगे कंट्री की एक डेवलपमेंट का एक पार्ट। ठीक है, कैसे वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे वन बाय वन हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जो ट्रेंड है दैट इज एज एंड सेक्स कंपोजिशन। ठीक है, तो इसमें क्या स्टडी किया जाता है, जैसे मान लीजिए इंडिया एक कंट्री है, तो इसमें कितनी एज के कौन से लोग रहते हैं, कौन से सेक्स और जेंडर के लोग रहते हैं। ठीक है, जैसे एज में क्या है, इन्फेंट कितने हैं, ओके, टोडलर कितने हैं, प्री स्कूल कितने हैं, स्कूल गोइंग कितने हैं, और उसके बाद मिडिल एज कितने हैं, अडल्ट कितने हैं। ठीक है, मिडिल एज और फिर आगे और सीनियर सिटीजन्स कितने हैं। ठीक है, और जेंडर के अकॉर्डिंगली मेल्स कितने हैं, फीमेल्स कितने हैं। ठीक है, ये सारे हम कैलकुलेट करके रखते हैं ताकि इसी पे बेस्ड होके हम आगे अपनी सर्विसेज को प्लान कर सकें। ठीक है, कितनी फीमेल्स हैं, रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में कौन सी हैं। ठीक है, उनको भी हम असेस करते हैं। एलिजिबल कपल्स कितने हैं, उन पे बेस्ड होके आगे फैमिली प्लानिंग जो मेथड्स हैं हम उनको कंट्री में इम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक है, आज से इस प्रोग्राम को आगे चलाते हैं। ये एक हमें डाटा देते हैं, हेल्थ इंफॉर्मेशन सिस्टम का भी एक पार्ट बनाते हैं। जिससे आगे प्रोग्राम्स को जो इम्प्लीमेंट करने में बहुत जो है हमें हेल्प मिलती है, गवर्नमेंट जो है उसको हेल्प मिलती है। ओके, ये है एज एंड सेक्स कॉम्बिनेशन। मतलब इंडिया में जो अलग अलग स्टेट्स हैं मान लीजिए, उसमें कौन सी एज के कितने लोग किस किस एज ग्रुप में रहते हैं, उनकी परसेंटेज क्या है। ठीक है, और जेंडर के अकॉर्डिंगली मेल फीमेल कितने हैं, तो उनकी कौन सी एज में है और कैसे कैसे उनको सर्विसेज देनी है। ये फर्स्ट ट्रेंड है एज एंड सेक्स कंपोजिशन, जिस पे बेस होकर आके हम सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। ओके, that was the first trend. Second is the sex ratio, and that is very important. सेक्स रेशियो क्या है, ये वैसे तो डिक्रीज होती जा रही है, कुछ सालों से इसका ट्रेंड चेक किया जा रहा है। जैसे कि इंडिया में मिसकंसेप्शंस हैं फीमेल चाइल्ड के रिलेटेड, तो अबॉर्शंस कर दिए जाते हैं। ये बहुत जो है डिक्रीज होने का ट्रेंड इसका नोटिस किया गया है कुछ एक टाइम से। ठीक है, अभी भी जो इलीगल जो है अबॉर्शंस जो है वो किए जाते हैं, जिसमें फीमेल अगर फीटस जो है वो फीमेल है। ठीक है, और अगर फीमेल चाइल्ड का पहले पता लगा देते हैं, विभक्त होगा, तो उसको जो है फीमेल फिटिसाइड का एक केस जो है वहाँ पे रिजल्ट करता है। ठीक है, इसी कारण से सेक्स रेशियो है जो है वो गिर जाती है। ओके, सो सेक्स रेशियो होती क्या एक्चुअल में, मेल की फीमेल के कंपैरिजन में कितनी जो है, ठीक है, वो रेशियो होती है, उसको चेक करते हैं, हम कंपेयर करते हैं टोटल नंबर ऑफ फीमेल्स एज कंपेयर टू द मेल्स। ओके, जैसे 1000 मेल्स के रिलेटेड कितनी फीमेल्स एक कंट्री में हैं। ठीक है, उसको चेक किया जाता है। नेशनल हेल्थ पॉलिसी है। ठीक है, और 5 ईयर प्लान्स हैं। ठीक है, जैसे 11th 5 ईयर प्लान में रखा गया, तभी इतनी इतनी जो है पॉपुलेशन सेक्स रेशियो जो उसको इंक्रीज किया जाएगा फीमेल्स की जो है। ठीक है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट ट्रेंड है। अगर फीमेल्स की जो है कंपैरेटिवली अगर सेक्स रेशियो जो इंक्रीज होगी, ठीक है, फीमेल फेटिसाइड के चांसेस जो है वो उतने ही कम हो सकते हैं। सेक्स रेशियो जो है वो सेकंड ट्रेंड है। ठीक है, नेक्स्ट इज द डिपेंडेंसी रेशियो। इन शॉर्ट अगर मैं डिपेंडेंसी रेशियो के बारे में बताऊं, तो डिपेंडेंसी रेशियो क्या है कि कितने लोग, ठीक है, एक जो पर्सन ऑक्यूपाइड है या मैं कहूँ भी एम्प्लॉयड है, ठीक है, जो काम करता है, उसके ऊपर कितने लोग डिपेंडेंट है। ठीक है, जैसे मान लीजिए एक पर्सन की फैमिली है, उसमें 4 लोग हैं। ठीक है, एक जो मेल है पर्सन वो जॉब कर रहा है, जो वाइफ है दैट इज हाउस वाइफ है, जो बच्चे हैं जो वो दोनों छोटे हैं। ठीक है, मतलब 3 लोग जो है वो अनएम्प्लॉयड हैं और एक पर्सन जो है एम्प्लॉयड है। जो एक एम्प्लॉयड पर्सन है उसके ऊपर 3 लोग डिपेंड करते हैं अपने सर्वाइवल के लिए। दैट इज द डिपेंडेंसी। ठीक है, कितने लोग डिपेंड करते हैं, ठीक है, और
वही आगे जाकर रिजल्ट करती है डिपेंडेंसी रेशियो। ठीक है, सो ये एवर चेंजिंग जो है डिपेंडेंसी रेशियो होती है। अगर हम चेक करें तो ये होता है कि जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उसमें लोग कम डिपेंडेंट होते हैं दूसरों पर। तो वो अपने अपना काम जो है खुद करना चाहते हैं, अपनी जो सोर्स ऑफ इनकम है वो खुद बनाते हैं। ठीक है, सो इसीलिए वो डेवलप हो जाते हैं। तो इंडिया को ज़रूरत है, अभी इंडिया जो है डेवलपिंग कंट्रीज में काउंट किया जाता है, लेकिन अगर हम सभी अपने खुद के ऊपर डिपेंड जो है वो हो जाएंगे, अगर डिपेंडेंसी रेशियो डिक्रीज हो जाएगी, तो ये एक स्टेप हो जाएगा आगे इंडिया को डेवलप करने में। ठीक है, सो यही है रिसेंट ट्रेंड्स को चेक किया जाता है डिपेंडेंसी, एक जो एम्प्लॉयड पर्सन है उसके ऊपर कितने लोग डिपेंडेंट हैं। ओके, सो दैट इज डिपेंडेंसी रेशियो, ये भी इंक्रीज और डिक्रीज होती रहती है। नेक्स्ट इज द डेंसिटी ऑफ द पॉपुलेशन। डेंसिटी ऑफ द पॉपुलेशन क्या है? एक स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं। ठीक है, यूज और एक स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं। सो इसको हम पॉपुलेशन डेंसिटी बोल देते हैं, या डेंसिटी ऑफ द पॉपुलेशन। ये क्या होती है? ये कई जगहों पर ज़्यादा होती है, कई जगहों पर कम होती है। जैसे कि मेट्रो सिटीज़ हैं, वहाँ पर ये ज़्यादा होगी। क्यों? क्योंकि वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा हैं। ठीक है, सो लोगों के काम करने के लिए अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा हैं, वहाँ पे ज़्यादा लोग जाके सेट होना चाहते हैं, अपना सोर्स ऑफ इनकम कमाना चाहते हैं। ठीक है, सो ये सारी चीज़ें जो है वो वहाँ पे ज़्यादा होती है। इसलिए वहाँ पे अगर जगह कम है लेकिन लोग ज़्यादा हैं, तो ऑब्वियस सी बात है एक स्क्वायर किलोमीटर में ज़्यादा लोग रहते होंगे एज कम्पेयर टू द जो छोटी सिटीज़ होती हैं। ठीक है, सो उसमें अपॉर्चुनिटीज़ भी उतनी नहीं होती जितनी कि मेट्रो सिटीज़ में होती हैं। सो डिपेंडिंग अपॉन द एरिया, ठीक है, सो वहाँ पे जो है डेंसिटी ऑफ द पॉपुलेशन कम होती है। ठीक है, एक एवरेज मैं बता रहा हूँ, कहीं पे ज़्यादा भी हो सकती है, कहीं पे कम भी हो सकती है। ठीक है, सो एक मैं आपको एग्जाम्पल बता रहा हूँ। मेट्रो सिटीज़ में देखा जाता है कि मेनली जो डेंसिटी ऑफ द पॉपुलेशन है वो बेसिकली ज़्यादा होती है ड्यू टू द वेरियस टाइप ऑफ फैक्टर्स। सोर्स ऑफ इनकम एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसके रिलेशन में जो है वहाँ पे डेंसिटी ऑफ द पॉपुलेशन ज़्यादा देखी जाती है। वहाँ पे इसीलिए ज़्यादा सर्विसेज की जरूरत पड़ती है, ज़्यादा मेडिकल सर्विसेज की, और ज़्यादा और अलग अलग जो नीड्स हैं उसको कंप्लीट करने के लिए ज़्यादा जरूरत पड़ती है, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा लोग रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज द फैमिली साइज। नेक्स्ट जो ट्रेंड है दैट इज फैमिली साइज। फैमिली साइज जो है वो इंडिया को अभी इस स्टेज में है इंडिया कि उसको फैमिली साइज जो है वो छोटी फैमिली चाहिए, स्मॉल फैमिली नॉर्म जो पहले चला था। ठीक है, उसमें फैमिली साइज 4 रेकमेंड किया गया था गवर्नमेंट के लिए। आज जो है फैमिली साइज वो 3 का ही रेकमेंड किया जाता है। ठीक है, कि हस्बैंड, वाइफ एंड वन चाइल्ड नॉर्म भी हम आजकल जो है बहुत प्रमोट किया जा रहा है गवर्नमेंट की तरफ से। ठीक है, क्यों? क्योंकि इंडिया की पॉपुलेशन पहले ही बहुत ज़्यादा हो चुकी है, एंड इंक्रीज इन पॉपुलेशन और इंक्रीज्ड population is resulting in various type of social issues like the unemployment। ठीक है, सोशल और इकोनॉमिकल इश्यूज हम कहें, अनएम्प्लॉयमेंट है, और पॉवर्टी है, और क्राइम रेट है वो दिन बाय दिन इंक्रीज होता जा रहा है। क्यों? क्योंकि लोग ज़्यादा हैं और अपॉर्चुनिटीज़ कम होती जा रही हैं। ठीक है, और इसलिए जो है फैमिली साइज बढ़ने के कारण, ठीक है, सो कई बार देखा जाता है कि फैमिली साइज अगर बहुत ज़्यादा बड़ा है, ठीक है, तो कमाने वाले कम हैं, तो वो ही आगे चल के उस फैमिली का सोशो इकोनॉमिक स्टेटस है वो इतना बढ़िया नहीं रहता, वो बीपीएल में आ जाते हैं, और गरीबी जो है और पॉवर्टी जो है वो और ज़्यादा बढ़ जाती है। सो ये हमें कैसे पता लगता है बीपीएल फैमिलीज ऐसे बन गई हैं या बढ़ गई हैं? तो वो भी फैमिली साइज अगर बढ़ता जाएगा, ठीक है, तो वही है डेवलपमेंट जो है कंट्री की वो सेक्रीफाइस हो जाती है। ठीक है, और इंडिया फिर से डेवलपिंग में ही काउंट किया जाता है। ठीक है, सो दैट इज फैमिली साइज। सो नेक्स्ट, दैट वाज अबाउट द फैमिली साइज। नेक्स्ट जो है लाइफ एक्सपेक्टेंसी, मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है। नेक्स्ट इज द अर्बनाइजेशन। नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट जो ट्रेंड है अर्बनाइजेशन का है। अर्बनाइजेशन क्या होता है? सो अर्बनाइजेशन एज द नेम इंडिकेट्स, जो लोग हैं गांव में रहते हैं, रूरल एरियाज में रहते हैं, वो रूरल एरियाज को छोड़ के, ठीक है, शहर में जाके बसना चाहते हैं। क्यों? रीजन बीइंग द सेम, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा हैं। ठीक है, सो इसीलिए जो है वो रूरल एरियाज को छोड़ के अर्बन में जाना चाहते हैं, जिसको हम हिंदी और पंजाबी में शहरीकरण बोलते हैं। वो आजकल बढ़ गया है, क्योंकि लोग जो है अपने सोर्स ऑफ इनकम, ठीक है, अपने अच्छे अपने
को डेवलप करने के लिए, अपनी हेल्थ को प्रमोट करने के लिए, ठीक है, वो शहरों में जाके बस रहे हैं क्योंकि वहाँ पे उनको लगता है कि सर्विसेज ज़्यादा है एज कम्पेयर टू द रूरल एरियाज। बट मैं आपको एक सच्चाई बता दूं कि 70% जो नियर अबाउट पॉपुलेशन है इंडिया की, वो रिसाइड करती है रूरल एरियाज में। लेकिन अगर वहाँ पे हम और गवर्नमेंट जो है उनको सर्विसेज प्रॉपर नहीं दे पाएगी, ठीक है, तो वो मजबूर हो जाते हैं कि उनको मूव करना पड़ता है अर्बन एरियाज में। सो रिजल्ट क्या होता है, अर्बन एरियाज में डेंसिटी है जो पॉपुलेशन की इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। तो वहाँ पे जगह कम होती है लेकिन ज़्यादा लोग हो जाते हैं। वो कई बार महंगाई जो है उसको भी एक फैक्टर बना देती है, महंगाई जो फर्दर इंक्रीज हो जाती है। सो अर्बनाइजेशन जो है ये है, जो गांव से लोग हैं उठकर जो शहरों में बसते हैं जाके, ठीक है। सो अगर हम कंपेयर भी करें, 70% अगर पॉपुलेशन है वो अर्बनाइजेशन में जाएगी, ठीक है, तो एक इम्बैलेंस भी थोड़ा सा क्रिएट होता है। लेकिन मजबूरी ये है कि अपने आप को सोशली और इकोनॉमिकली फिट करने के लिए लोग मजबूर हैं, उनको अर्बन एरियाज में जाना पड़ता है, ठीक है। सो दैट इज अर्बनाइजेशन, शहरीकरण। ओके, सो दीज वर द मेन ट्रेंड्स इन डेमोग्राफी। ओके, नेक्स्ट इज फर्टिलिटी। सो नेक्स्ट जो है कंसेप्ट, जो सब टॉपिक है हम डेमोग्राफी के अंडर स्टडी कर रहे हैं, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ छोटा सा एक टॉपिक, जैसे कि फर्टिलिटी है। फर्टिलिटी क्या होता है, एक्चुअल बियरिंग ऑफ द चिल्ड्रन, ठीक है। लोग अगर फर्टिलिटी के हम देखें, सो जो कपल्स हैं, कैपेबिलिटी को देखा जाता है भी, आगे जो है बर्थ गिविंग कैपेसिटी होती है, ये कैपेबिलिटी है, उसको हम काउंट करते हैं फर्टिलिटी के अंडर, ठीक है। सो एक नेचुरल फिनोमिनन है, ठीक है, फर्टिलिटी जो है। सो इसमें आ जाती हैं वुमन जो है, रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप है वो 15 to 45 जो है वो फर्टाइल हम काउंट करते हैं। उसके बाद जो है मीनोपॉज का एक स्टेज आ जाता है, नियर अबाउट ए पीरियड ऑफ 30 ईयर्स जो काउंट करते हैं रिप्रोडक्टिव एज के, जिसमें जो फर्टिलिटी है वो मेंटेन रहती है। उसके बाद में जो हो मीनोपॉज की स्टेज जो है वो स्टार्ट हो जाती है। ओके, सो फर्टिलिटी के कुछ एक फैक्टर्स हैं जिसपे ये डिपेंड करता है, जैसे कि लोअर एज एट मैरिज, ठीक है। सो इसीलिए मैं पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ, अगर मैरिज के टाइम पे एज जो है वो उतनी नहीं है जितनी चाहिए, ठीक है, तो ऑर्गन्स जो है फुली डेवलप नहीं होते, ठीक है। सो चाइल्ड बियरिंग कैपेसिटी है जो वो डिक्रीज होती है। सो ये चल के आगे चल के फर्टिलिटी को इफेक्ट करती है, और इवन कि ये जो फीमेल है उसके जो उसको रिस्क पे भी ला सकती है, उसकी लाइफ जो है लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है ड्यूरिंग डिलीवरी, और एनी अदर केसेस जो है वो हो सकती है, ठीक है। सो लोअर एज एट मैरिज जो है वो फर्टिलिटी को इफेक्ट करती है। लिटरेसी है, अगर पढ़ा लिखा नहीं है पर्सन तो उसकी फर्टिलिटी है वो भी उसको इफेक्ट करती है। पुअर लेवल ऑफ लिविंग, जो लिविंग का लेवल है और लाइफ स्टाइल्स है और लिविंग स्टैंडर्ड्स है, अगर वो पुअर है तो फर्टिलिटी फिर भी इफेक्ट होती है। एंड कॉन्ट्रासेप्टिव का लिमिटेड यूज ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव एंड ट्रेडिशनल वेज ऑफ लाइफ, कुछ मिसकंसेप्शंस फर्टिलिटी के रिलेटेड जोड़ देते हैं, ठीक है। जो कल्चरल डिफरेंट डिफरेंट कल्चर है, रिलीजियस में अलग अलग मिसकंसेप्शंस कई बार बनी होती हैं, तो वो आगे चल के भी फर्टिलिटी को इफेक्ट करते हैं। ओके, सो दैट इज अबाउट फर्टिलिटी, ठीक है। नेक्स्ट इज सो नेक्स्ट, अगर हम बात करें मेथड्स को चेक फर्टिलिटी को कंट्रोल करने के लिए, दैट मीन्स कि जो पॉपुलेशन है उसको अगर कंट्रोल करने के लिए, सो इसमें मैं तीन मेथड्स के बारे में बात करता हूँ, ठीक है। ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा, लेकिन जो मेथड्स हैं जो मेनली यूज़ किए जाते हैं, सो इसमें आ जाता है कि तीन मेथड्स हैं जिससे हम पॉपुलेशन आगे कंट्रोल कर सकते हैं बेसिकली। आगे बहुत सारे मेथड्स और भी हैं, कॉन्ट्रासेप्शन मेथड्स आ जाते हैं, ठीक है। So it is the process of preventing an unwanted pregnancy, and this may be by the physiological, mechanical, hormonal or chemical ways, ठीक है। सो इसमें जो कॉन्ट्रासेप्शन के मेथड्स हैं वो नेचुरल भी हो सकते हैं, ठीक है। सो फिजियोलॉजिकल और मैकेनिकल होते हैं, ठीक है। इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस हैं वो हैं, और हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स यूज करके हो सकता है, और केमिकल हो सकते हैं, जो सपोजिटरीज वगैरह हैं, अलग अलग केमिकल्स हैं, ठीक है, वो यूज करके जो है कॉन्ट्रासेप्शन, दैट मीन्स प्रेगनेंसी को रोका जा सकता है। तो वो एक मेथड के तौर पे यूज होते हैं फर्टिलिटी को कंट्रोल करने के लिए, दैट मीन्स आगे फैमिली प्लानिंग के मेथड जो है वो हो जाते हैं। सो नेक्स्ट मेथड है टर्मिनेशन, ठीक है। सो टर्मिनेशन भी एक मेथड है जिसमें प्रेगनेंसी को जो है हम
इम्प्लांट होने से रोक देते हैं। और स्टरलाइजेशन आगे हम अगर बात करें तो दो टाइप के स्टरलाइजेशन मेथड होते हैं, मेल्स में और फीमेल्स में। ठीक है, सो इन केस ऑफ द मेल्स जो है, ठीक है, सो दैट इज द प्रोसेस इज नोन एज वासेक्टमी। ठीक है, तो इसमें जो है हम जो डक्ट्स हैं, ठीक है, वास्ट डिफरेंस करके है डक्ट्स हैं, तो उनको कट करके लाइगेट कर देते हैं। ठीक है, सो ताकि आगे जो है एजैकुलेशन ना हो और जो स्पम्स हैं, ठीक है, सो वो कंट्रोल में रहे और जो आगे चल के जो प्रेगनेंसी है उसको रोका जा सके। और टिपेक्टमी में है, सो आगे चल के फैलोपियन ट्यूब्स को कट करके लाइगेट कर देते हैं ताकि ओवम जो है या ओवुलेशन जो वो ना हो सके। सो दीज आर द परमानेंट मेथड्स ऑफ स्टरलाइजेशन, ठीक है, और द फैमिली प्लानिंग। सो ये हम मेथड्स जो है यूज़ करते हैं, कैंप्स भी लगते हैं गवर्नमेंट के हेल्प से जो है, ठीक है, और लोग इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है, ताकि पॉपुलेशन है जो कंट्री की उसको कंट्रोल किया जा सके। ओके, सो दैट वाज अबाउट द फर्टिलिटी। नेक्स्ट एक जो है कंसेप्ट है इनफर्टिलिटी का कंसेप्ट है। सो कई ऐसी प्रॉब्लम्स रहती हैं फर्टिलिटी और रिप्रोडक्टिव जो है एक्टिविटी के रिलेटेड। सो बहुत सारे इंडिविजुअल्स जो हैं वो फर्टाइल नहीं होते, आगे जो चाइल्ड बेयरिंग कैपेबिलिटी वो नहीं होती, तो इसमें अलग अलग जो है प्रॉब्लम्स होती हैं, आइदर फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स जो है चलती हैं। ठीक है, सो वो आगे जाके जो है चाइल्ड बेयरिंग जो कैपेबिलिटी है नहीं होती कपल में। सो इसके लिए जो अलग अलग ट्रीटमेंट्स जो है वो अवेलेबल होते हैं, सो वो भी हम स्टडी करते हैं अंडर द डेमोग्राफी। ठीक है, सो इसमें जो है आजकल टेस्ट ट्यूब बेबीज और आगे ट्रीटमेंट मेजर्स जो हैं वो आगे चल रहे हैं। ठीक है, सो लेटेस्ट टेक्निक्स हैं, सो वो आगे चल के इनफर्टिलिटी को कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, सो दैट वाज अ स्मॉल कंसेप्ट अंडर द डेमोग्राफिक्स, को भी हम डेमोग्राफी के अंदर स्टडी करते हैं। नेक्स्ट जो एक इम्पॉर्टेंट इसमें कंसेप्ट आता है, दैट इज अबाउट स्मॉल फैमिली नॉर्म। बहुत ही इम्पोर्टेंट और स्लोगन रहा है ये स्मॉल फैमिली नॉर्म। ठीक है, सो गवर्नमेंट जो है इसको आगे इम्प्लीमेंट करने में बहुत ही जो अपने इनिशिएटिव्स है अलग अलग उनको यूज़ करती है टाइम टू टाइम। ठीक है, सो ट्रेंड्स जो है वो चेंज होते रहते हैं, पहले 2 चाइल्ड नॉर्म था, फिर 1 चाइल्ड नॉर्म है, ऐसे ऐसे करके आगे जो है वो पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए स्ट्रेटजीज जो है गवर्नमेंट के द्वारा यूज की जाती है नेशनल लेवल पे, स्टेट लेवल पे। ठीक है, तो स्मॉल फैमिली नॉर्म क्या है, तो साइज जो है वो फैमिली का उसको छोटा करने के लिए स्मॉल फैमिली नॉर्म्स हैं जो पूरे इंडिया में इम्प्लीमेंट किए गए हैं, ताकि जो अगर फैमिली का साइज ही छोटा होगा तो पॉपुलेशन इंक्रीज हो ही नहीं हो ही नहीं पाएगी। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए पहले था कि फैमिली साइज बहुत बड़ा होता था, नियर अबाउट 8 to 10 जो मेंबर्स से फैमिली के होते थे। ठीक है, लेकिन आज जो है, सो पहले लिटरेसी लेवल भी कम होता था, लोग पढ़े लिखे कम थे, लेकिन आज जो है लोगों को अवेयर किया जा रहा है कि अगर फैमिली साइज बहुत बड़ा होगा तो महंगाई और पॉवर्टी के जो केसेस हैं वो पहले ही बहुत ज़्यादा है। ठीक है, सो वो डे बाय डे इंक्रीज हो रही हैं, एजुकेशन महंगी हो रही है, और चीज़ें हैं जो बेसिक सर्वाइवल नीड्स हैं वो भी महंगी हैं। ठीक है, तो इसलिए लोगों को अवेयर किया जा रहा है कि आप जो फैमिली साइज है वो छोटा होना चाहिए ताकि इजीली सर्वाइवल जो है फैमिली का हो सके और हर एक बच्चे को और साथ में फैमिली मेम्बर्स की जो बेसिक नीड्स है उनको पूरा किया जा सके। So that is about the introduction of the small family norm. Okay, so इंडिया ने जो है स्मॉल फैमिली नॉर्म उसको इम्प्लीमेंट करने का जो है इनिशिएटिव लिया है, 6 साल पहले से ये स्टार्ट हो चुका है। इसमें कुछ एक एडवांटेजेस हैं स्मॉल फैमिली नॉर्म की। कई बार ये शॉर्ट नोट एक पूछ लिया जाता है एग्जाम्स में, कम्युनिटी के एग्जाम्स में या किसी और सब्जेक्ट में भी कई बार पूछ लिया जाता है, सोशियोलॉजी में आ जाता है कई बार। ठीक है, सो एडवांटेजेस क्या है स्मॉल फैमिली नॉर्म्स में, तो नियर अबाउट कुछ एक एडवांटेजेस जो इसकी हैं। ठीक है, अलग अलग फैमिली मेम्बर्स को इसकी एडवांटेजेस हैं, जैसे कि टू द मदर, अगर घर में जो है वो फैमिली मेम्बर्स लिमिटेड होंगे, बच्चे जो हैं वो कम होंगे, तो मदर को टाइम मिल जाएगा अपने लिए और जो बच्चा है छोटा उसकी केयर करने के लिए। अगर वही जो बच्चे हैं वो ज़्यादा होंगे तो उसमें जो एक्सपेंडिचर है वो भी बढ़ जाएगा, बर्डन भी बढ़ जाएगा, स्ट्रेस। ठीक है, सो हर एक चीज़ को आपको ज़्यादा करना पड़ेगा, एजुकेशन जो है उसके एक्सपेंडिचर बढ़ जाएगा। ठीक है, सो इसलिए जो है मदर को अपने लिए टाइम नहीं मिलेगा, बच्चों की जो केयर है, अगर फैमिली का साइज ज़्यादा बड़ा होगा तो बच्चों की केयर भी प्रॉपर नहीं हो पाएगी और उनका जो फ्यूचर है वो ख़राब हो सकता है। ठीक है, सो इसलिए जो
उनका मदर है, ठीक है, अगर स्मॉल फैमिली नॉर्म्स को फॉलो करे और फैमिली साइज लिमिटेड हो तो वो बहुत ही बढ़िया रहेगा मदर के लिए। सेकेंड है चाइल्ड के लिए, ठीक है, अगर जो फैमिली साइज लिमिटेड हो जाएगा तो चाइल्ड जो है उसको प्रॉपर अटेंशन मिल पाएगी। अगर वही चाइल्ड जो है 2 और 3 नंबर में होंगे तो वो जो अटेंशन है वो डिवाइड हो जाएगी। सो आगे चल के जो है प्रॉब्लम्स जो है वो आ सकती हैं। सभी को एजुकेशन देनी और सभी की बेसिक नीड्स को कंप्लीट करना फैमिली के लिए मुश्किल हो सकता है। सो इसलिए जो है स्मॉल फैमिली होगी तो वो बच्चे को अटेंशन जो है प्रॉपर और केयर जो है प्रोवाइड की जा सकती है। सो ये चाइल्ड के लिए भी बढ़िया है। फादर के लिए, ठीक है, क्योंकि दिल्ली देखा जाता है अभी इंडिया में बहुत सारी फीमेल्स हैं जो जॉब नहीं करती, उसमें मेल्स जॉब करते हैं, तो उनके लिए थोड़ा सा ईजी हो जाता है उनका सोर्स ऑफ इनकम। अगर मान लीजिए 3 बच्चे हैं फैमिली में, ठीक है, तो पे तो उतनी ही रहेगी लेकिन वो आगे 3 का एक्सपेंडिचर जो है, ठीक है, वो करना जरूरी है, उनकी प्रॉपर केयर करनी जरूरी है। और लेकिन अगर ये एक चाइल्ड हो जाएगा, ठीक है, तो उसमें जो है वो ही जो टेंशन है, जो एक्सपेंडिचर है वो कम हो जाएगा। तो ये फादर के लिए भी इजी रहेगा, सोर्स उतने ही सोर्स ऑफ इनकम में आगे जो बच्चा है उसकी प्रॉपर केयर की जा सकती है, फादर के लिए भी बेस्ट होगा। लास्ट इसका कम्युनिटी, कम्युनिटी को इनडायरेक्टली और डायरेक्टली दोनों ही इसका इफेक्ट जो है वो पॉजिटिव होगा। ओके, सो इसमें जो है स्मॉल फैमिली नॉर्म्स में, ठीक है, स्कूल जो हैं वो उतने होंगे, अगर जो फैमिली साइज छोटा होगा इजीली सभी को एजुकेशन दे सकेगी कम्युनिटी, और गवर्नमेंट जो है आगे प्रोवाइड कर सकेगी। हॉस्पिटल जो है लिमिटेड हमें चाहिए होंगे, ठीक है, अदर बेसिक सर्विसेज है वो हम सभी की पूरी कर पाएंगे अब अगर फैमिली साइज जो है वो छोटा होगा, ठीक है। सो ये बेनिफिट्स हैं कम्युनिटी के लिए, ठीक है। लेकिन इन सब बेनिफिट्स के होने के बावजूद सो इंडिया में जो है बैरियर्स बहुत हैं, ठीक है, कुछ बैरियर्स भी आ जाते हैं जो एक हम कह सकते हैं भी, अगर स्मॉल फैमिली नॉर्म्स को गवर्नमेंट इम्प्लीमेंट करना चाहते तो आगे एक स्पीड ब्रेकर्स बन के खड़े हो जाते हैं, बैरियर्स बन जाते हैं जो स्मॉल फैमिली नॉर्म्स को आगे जो है कम्प्लीटली इम्प्लीमेंट नहीं होने देते। कौन कौन से हैं? फर्स्ट जो है रिलीजियस इशू है, ठीक है, अलग अलग रिलीजन्स जो हैं कई फॉलो करते हैं कई फॉलो नहीं करते, ठीक है, क्योंकि मिसकंसेप्शंस हो जाते हैं भी हमारा रिलीजन स्मॉल फैमिली नॉर्म को नहीं मानता, ठीक है। सो रिलीजन एक बेसिक इशू रहता है इंडिया में भी बहुत सारी चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने में। ओके, सो रिलीजियस बैरियर्स जो हैं वो बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, इसके रिलेटेड हमें प्रोग्राम्स चेंज करने पड़ते हैं लेकिन मिसकंसेप्शन को हम दूर कई बार नहीं कर पाते। सेकेंड है फैमिली बिलीफ, फैमिलीज कई जो है वो नहीं मानती, ठीक है। सो फैमिलीज के अपने अलग बिलीफ्स होते हैं, सो वो स्मॉल फैमिली नॉर्म्स को अचीव नहीं करना चाहते, ठीक है। कस्टम्स एंड ट्रेडिशन, जो पुराने तौर तरीके और मिसकंसेप्शन चलती आ रही हैं उनके लोग उनको मानते हैं, लेकिन आज के जो स्मॉल फैमिली नॉर्म है उसको जो वो जो हम कह सकते हैं इम्पोर्टेंस नहीं देते। तो इसलिए यही मेन रीजन है अभी आज भी इंडिया की पॉपुलेशन इंक्रीज होती जा रही है, क्योंकि कुछ जो है अलग अलग रिलीजियस फैक्टर्स कल्चरल फैक्टर्स चल रहे हैं कि फैमिली का साइज बड़ा होना चाहिए, ठीक है। और जब तक जो है फैमिली में मेल एक चाइल्ड ना हो, ठीक है, तो तब तक वो फैमिली कंप्लीट नहीं है, ये एक मिसकंसेप्शन है, ठीक है। सो मेल्स एंड फीमेल्स बोथ आर इक्वल, ठीक है, सो देयर शुड बी वन चाइल्ड नॉर्म, ठीक है। सो ये एक कॉमन कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस। लास्ट जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट बैरियर इज इलिटरेसी, अनपढ़ता। लोग अनपढ़ हैं, उनको पता ही नहीं है। बहुत सारे इंडिया में लोग ऐसे हैं जिनको शायद नहीं पता होगा वो स्मॉल फैमिली नॉर्म्स एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। और जिनको पता है वो जो बैरियर्स हैं उनके कस्टम्स और ट्रेडिशंस और मिसबिलीफ जो मिसकंसेप्शन वो उनमें घिरे हुए हैं, लेकिन स्मॉल फैमिली नॉर्म जो है एंड में कम्प्लीटली इम्प्लीमेंट नहीं हो पाते। सो ये इंडिया के रिलेटेड आगे प्रॉब्लम चलती हैं स्मॉल फैमिली नॉर्म्स में भी। ओके, so that was all about the small family norms. Okay, clear? So ये था आज का डेमोग्राफी का हमारा टॉपिक। सो एक तो क्वेश्चंस हैं, सो इसमें पूछा गया जैसे कि डिपेंडेंसी रेशियो है, ठीक है, इसके रिलेटेड है। सो डिपेंडेंसी रेशियो जो वो मैं बता देता हूँ, ठीक है, कि हम ये चेक करते हैं ट्रेंड में कि कितने लोग कितनों पर डिपेंड करते हैं। सो उसकी रेशियो निकाली जाती है, कंपेयर किया जाता है, ठीक है। सो मैंने जैसे एक्सप्लेन किया था, ठीक है। सो ये हम चेक कर सकते हैं कि रिसेंट कितना जो हम ये पता कर सकते हैं कि
जो मान लीजिए एवरेज, जैसे हम लाइफ एक्सपेक्टेंसी चेक करते हैं कि एवरेज इंडिया में लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी है, ठीक है, तो वो आगे चल के हम इसमें भी चेक कर सकते हैं कि डिपेंडेंसी रेशो है जो कितनी चलती है, ठीक है, कितने एवरेज नंबर ऑफ पीपल, मान लीजिए अगर 100 पर 100 हम चेक करते हैं तो कितने लोग 100 पे डिपेंड करते हैं, ठीक है, या 1000 के ऊपर कितने डिपेंड करते हैं, सो हम ऐसे इसको जो है वो चेक कर सकते हैं, ठीक है जी। तो एक क्वेश्चन पूछा था इसलिए मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। सो ठीक है जी। सो आज का जो हमारा लेक्चर था वो डेमोग्राफी पे था, क्योंकि ये एक व्यूअर थे पहले, सो उनकी एक रिक्वेस्ट आई थी कि नेक्स्ट जो लेक्चर है लाइव सेशन का वो डेमोग्राफी पे आप कीजिए, तो मैंने आज वो जो लेक्चर है वो डेमोग्राफी के ऊपर किया है। अगर आपके फिर भी कोई क्वेश्चंस हैं और अगर आप लेक्चर्स कम्युनिटी के रिलेटेड करना चाहते हैं तो मेरे को सजेस्ट कर सकते हैं, आप अपनी डिमांड बता सकते हैं कि नेक्स्ट लेक्चर जो आप इस पर कीजिए, तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं उस पर कर पाऊँ। और इसके साथ ही जो मैं कम्युनिटी के अलावा मैनेजमेंट के ऊपर लेक्चर्स जो हैं सो वो मैं आगे कंटिन्यू करूँगा कुछ दिनों में, तो उसके लिए आपको मैसेज है वो डाल दिया जाएगा, ओके, इन्फॉर्म आपको मैं कर दूँगा, ओके। तो अगर आपके और कोई क्वेश्चन हैं तो आप लिख सकते हैं, नहीं तो फिर नेक्स्ट सेशन जो है उसके लिए आपको इन्फॉर्मेशन मैं दे दूँगा। ओके, सो थैंक यू एवरीवन। सो नेक्स्ट जो लाइव सेशन रहेगा उसके लिए मैं अपडेट आपको कर दूँगा। ओके, सो एक डिमांड यहाँ पे लिखी है वाइवा रिलेटेड टॉपिक्स जो हैं, ठीक है, सो उसके रिलेटेड जो कोई तो उसके रिलेटेड आपने लिखा कि लेक्चर की थी, मैं ट्राई करूँगा तो आपको उसके रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दे दूँगा। उसमें कम्युनिटी से जुड़ी हुई क्वेश्चंस वाइवा में बीएससी में स्पेसिफिक में जीएनएम में पूछे जाते हैं, एग्जामिनर्स के द्वारा मैं इन्फॉर्मेशन देके कुछ एक लेक्चर में जरूर। ओके, थैंक यू एवरीवन। नेक्स्ट लाइव सेशन में आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी।